गुड मॉर्निंग। तो बेहतर ढंग से तैयारी हो रही होगी। मैंने पहले ही कहा था कोर्स के समाप्ति के बाद एक्स्ट्रा एक तो रिवीजन क्लासेस हैं। एक आध दिन टेक्निकल स्टाफ नहीं होंगे तो ज़्यादा हल्ला नहीं करना, सैकड़ों मैसेज आ जाती है भाई। मैं करवा दूंगा, कभी कभी डबल दे दूंगा। सर याद कैसे रहेगा? रहेगा बेहतर ढंग से। 4 घंटा गैपिंग दे दूंगा, कल होकर परसों होकर देखते रहो तुम। निश्चित रूप से तुम में ताजगी आएगी। पढ़ाया हुआ चीज़ है ना, चाहे ऐप से जुड़े हुए बच्चे हैं या फिर मेरे क्लास के बच्चे हैं, कुछ बाहरी हैं, उन्हें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। हालांकि वो भी कुछ कुछ पढ़े होंगे अपने से या कहीं और गुरुजन से, तो उनका भी बेस होगा। बस लेने देने का, समझाने का ढंग केवल अलग अलग होता है। वस्तुस्थिति तो वही होती है चीज़ जो किताबों में होता है, जो लाइंस होते हैं। समझाने का एक अपना अपना मेथोलॉजी होता है, अपना अपना मेथड होता है। आइए हम लोग चलते हैं इस कड़ी में। हर रोज़ एक डोज। आज मॉडर्न सेंटर के बैनर तले फिर हम पोएम के 3 लेसन्स को उड़ाने वाले हैं। आज चौथी लेसन ओ टू ऑटम या टू ऑटम पतझड़ के गीत से लेते हैं, जिनको जॉन किट्स ने कंपोज किया। उल्टा भी पूछ देता, जॉन किट्स किस कविता कंपोज किया या जॉन किट्स के द्वारा कौन सी कविता की रचना की गई। जॉन किट्स 25 वर्ष पूरा होकर 26वां में मर गए थे। ट्यूबरक्लोसिस इनको हो गया था। सारी पढ़ाए हुए हैं, सिर्फ हल्का अंदाज लेते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने में। ये नेचर के बहुत बड़े लवर थे और वे तो नेचर की ब्यूटी को ही मुख्य चीज मानते हैं। आगे इस कविता में कवि ने पतझड़ गीत गाया है। पतझड़ जो मिष्ट कोहरा से भरा होता है और रसदार फलों और विभिन्न प्रकार के फूलों से, हरियाली से सजी होती है। विभिन्न प्रकार के बीज धीरे धीरे करे होते हैं, फल तैयार होते हैं। यह गर्मी ऋतु को आमंत्रित करती है। मधुमक्खियां भी मंडराती रहती हैं। और ऑटम जो है वह स्प्रिंग से कम नहीं होता। इसमें उड़ते हुए सेल्लोज जो आकाश में आवाज करते हैं, उसकी वर्णन भी कवि ने किया है। इन सारी चीजों का लेखा जोखा हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा देखते हुए और बीच बीच के इसके लाइंस को। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। नहीं, ये सारी चीज का वर्णन इस कविता में है। आइए हम लेते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बंधु, साइज बहुत बड़ी है। आइए, ओ टू ऑटम की रचना किसके द्वारा की गई? तो आइए जॉन किट्स। कंप्यूटर जी थोड़ी इंक दीजिए। जॉन किट्स के द्वारा की गई। बस डायरेक्ट पॉइंट को याद रखना है। जॉन किट्स कहां के रहने वाले थे? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ऑप्शन आ रहा है आयरलैंड, अमेरिका। नो, ब्रिटेन या लंदन यानी इंग्लैंड। तो आइए लंदन के रहने वाले थे। हम लोग देखते हैं was a great poet of great lover of nature या रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट का दर्जा जॉन किट्स को मिला, विलियम वर्ड्सवर्थ को। दोनों ही नेचर के प्रेमी थे। लेकिन इसमें ऑप्शन यदि जॉन किट्स देता है, जॉन किट्स को मारोगे। विलियम वर्ड्सवर्थ था तो विलियम वर्ड्सवर्थ को मारोगे। तो आओ इनमें से कौन है ना है ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर या रोमांटिक पोएट? वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, इसी में मारो। अब मान लो वर्ड्सवर्थ नहीं रहे, केवल जॉन किट्स रहे, तो जॉन किट्स को ही मारोगे। लेकिन इसी ऑप्शन को टिक लगाओगे, WH ऑर्डन को नहीं, ठीक ना। आगे सी में हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जी क्या है। जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन। नो, ओ टू पूरा करो, टाइटल से बन जाएगी। ओ टू ऑटम, ओ टू ऑटम पतझड़ के गीत। अब देखोगे मुन्ना, पतझड़ के गीत ओ टू है, इसमें ऑटम भर दो। अब ओ टू ऑटम फिर यहां देखो एक क्या है, तो कविता है भाई। ये ड्रामा नहीं है, नॉवल नहीं है, स्पीच नहीं है।
आराम आराम से बनेगा, देखते रहना है। हाँ, अब आप लोग अब बढ़िया से देखते रहोगे। नोवेल नहीं है, स्टोरी नहीं है, ड्रामा नहीं है, स्पीच नहीं है, और इसके पीडीएफ हम डाउनलोड करने की सुविधा नेक्स्ट वीक में दे रहे हैं। जिन लोगों को चाहिए मिल जाएगी, बस 20-25 रुपये लगेंगे, लगभग इंग्लिश के पूरे खुराक उसमें हो जाएंगे, ठीक ना। हम 2-3 एपिसोड उसमें डाल देंगे सब। ओ टू ऑटम एक कविता है, लव की नो, वार की नो, चिल्ड्रन की नो, नेचर की यस, प्रकृति की कविता है। इसमें से कौन एक ओड है यानी सॉन्ग है? आपको टाइटल में ही था ओ टू ऑटम, ओ टू ऑटम एक ओड है ना। ओड का मतलब सॉन्ग है ना, ओड का मतलब सॉन्ग, ठीक ना, एपिटाफ नहीं, स्नेक नहीं। ऑटम जो है क्लोज फ्रेंड होता है मैचरिंग सन का, परिपक्व धूप इसमें होते हैं, और यह फ्रूटफुलनेस होता है, फलों से भरा हुआ होता है, हरियाली चारों ओर सुंदरता को बढ़ाती है, नई नई कोपलें निकलती हैं, इत्यादि इत्यादि आपने पढ़ा था। आइए, द फ्रूट राइपन इन, फल पकते हैं कौन से सीजन में? ऑटम सीजन में। वैसे गर्मी ऋतु भी इसके तुरंत बाद आती है, यही गर्मी ऋतु को इन्वाइट करती है, राइट ना। तो विभिन्न प्रकार के फल पकने लगते हैं, विंटर में नहीं। द क्लोज फ्रेंड ऑफ ऑटम, ऑटम का क्लोज फ्रेंड जिगरी दोस्त कौन होता है? सन, स्टार नहीं। सन का मतलब 2 अर्थ होता है, सूर्य भी और धूप भी, इसलिए इसी में सन में मारना। अब आजा मुन्ना, ऑटम जो है एक मिलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम एक मिलो फ्रूटफुलनेस से होता है, यानी फलों से लदा। इतना ही हो, मान लो ये नहीं रहे तो इसको छोड़ो, इसमें लेकिन मार लो। तो क्या है? ऑटम मिलो फ्रूटफुलनेस से, कोमल रसदार फलों से भरा होता है। आगे आओ, न्यू लीव्स एंड फ्रूट बिगिन टू कम आउट, नई नई पत्तियां, फूल फल वगैरह निकलने लगते हैं कौन ऋतु में? ऑटम सीजन में। आइए तो हम लोग लेते हैं ऑटम। चलो बस सीजन से बन जाएगा, धराधर लेते चलो। हम पूरे व्याख्यान कर देते हैं एक बार, जबकि क्लास बनवाए हुए हैं, ऐप पर पढ़ाए हुए हैं, रिवाइज इसका नाम है, और तब इसमें छांट करके जो मॉडल में आएगा फटाफट सेट हो जाएगा, इसलिए देखते रहो। ऑटम स्टार्ट्स होती है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ, किस ऋतु के प्रस्थान करने के बाद? विंटर के बाद। यही जाड़ा जाएगी, बसंत और पतझड़ आते हैं, पत्तियां गिरते हैं, इसीलिए जाड़ा के बाद। समर के बाद नहीं, समर तो इसके बाद आती है, रेनी के बाद नहीं, नन तो होगा नहीं। और 2 किताब का नाम याद रखना, लामिया और हाइपेरियन, ये दोनों ही जॉन किट्स का ही रचना है। पूछा किसकी रचना है, किसकी लिखी हुई है? आप मारोगे जॉन किट्स, ठीक ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी डालते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्लीज, 15 सीजन्स ऑफ मिस्ट, कोहरों का, और मिल ऑफ फ्रूटफुलनेस का। यह जो है लाइन लिया गया है या लिखा गया किसके द्वारा? मान लो किसके द्वारा है तो जॉन किट्स के द्वारा। अब कहाँ से लिया गया, किस कविता से? तो ओ टू ऑटम। एक ही क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ देता है, आप लोग घबरा जाते हो। मुख्य लाइन पर, बिंदु पर बने रहो, कुछ ही बाहर से नहीं आता है ना। आप लोग थोड़ी सी बस बने रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, विच सीजन इनवाइट्स द समर, कौन सी ऋतु गर्मी को आमंत्रित करती है? तो भाई ऑटम, यानी कि आपको विंटर रेनी नहीं, ठीक। ऑटम के बाद आपको है ना कौन सा आता है? समर। इसलिए बंधु मार लो ऑटम। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, ये किस कविता से ली गई है? एकदम गैदरिंग स्वेलोज, गौरैया पीली पक्षी जो होती है आकाश में अपना टिरी टिरी आवाज करते हुए जाती है, ठीक ना। तो ये कविता से ली गई है, ओ टू ऑटम। आगे आइए, 17 के बाद 18, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है बसंत के गीत, कहाँ है बसंत के गीत? यह भी लाइन ओ टू ऑटम का ही है। अभी लाइन को थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। चलो भाई, प्रश्न को देखोगे
या समरी समझे, उसका एक शब्द टकरा जाएगा, उससे मिल जाएगा। अब आप देखो 18, 19 क्या है? इन न्यू लीव्स बर्ड्स एंड फ्रूट्स, नए नए पत्तियां, कोपलें और फ्रूट वगैरह निकलने लगती किस ऋतु में? ऑटम में। अब आइए सीजन का नाम कंप्यूटर जी दीजिए। आइए ट्रीज पेड़ों में निकलने लगती हैं ऑटम सीजन में, यही ऑटम में जाता है और समर में बड़ा होते रहता, पकते रहता, दोनों मिलकर के इसको तैयार करता है। जॉन किट्स पैदा हुए थे 1795 में, मरे थे 1921 में। पूछ देगा इसे किस कवि ने 26 वर्ष की अवस्था में मृत्यु पाया? जॉन किट्स। ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गया था। तो ये 1795 और 1821 याद रखोगे। 1795 था और 1821 में, 1921 ने 1821 याद रखना, ठीक ना। अब ट्विटर इन द स्काई, अभी ऊपर में क्वेश्चन बनाया, बहुत सारे क्वेश्चन का संबंध होता है, एक दूसरे से लिंक होता है। कौन इस समझ से ट्विटरिंग करता है? अभी पढ़ा था ना स्वैलोज, वही स्वैलो। चलो भाई 21-21 पीली पक्षी गौरैया। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की कोई भी चीज जो होती है सदा के लिए आनंददायक होती, आनंद देती है। ये किसका कहा हुआ है? रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स, जॉन डन नहीं। जॉन डन तो स्वीटेस्ट लव में थे। अब डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। 26 वर्ष की अवस्था में टीवी एंड ट्यूबरक्लोसिस से कौन मरे? जॉन किट्स। जॉन किट्स। चलो बहुत भारी नहीं है, बस देखना है थोड़ा, और रिवीजन चल रहा, आंसर शीट भी एक बार देख लो। मे भी कहीं मिस्टेक्स टाइपिंग हो जाए। आप, मैं हूँ यहाँ बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसे मान के चलिए, ठीक ना। राइट, देख लीजिए, ये सब हम लोग मिलाते नहीं हैं, प्रूफ रीडर अलग होते हैं, हम लोग सिर्फ लिखते हैं, ठीक ना। टाइम कम होती है ना, लेकिन इस बार अभी आप लोग के बाद कुछ दिन की टाइम मिल रही है। अभी अब नेक्स्ट ईयर के लिए सभी चेक हो रहे हैं, सभी मटेरियल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ रही है, राइट ना। आगे आइए, एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है कब्र या समाधि पर लिखी हुई, खुदी हुई बातें किसी की यादगारी में, डेड बॉडी की यादगारी में जो लिखी हुई बातें होती, स्मृति लेख, है ना। इन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। अब पूछ देगा एपिटाफ क्या है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। इंस्क्रिप्शन टॉम क्या है? तो एपिटाफ उल्टा भी सुल्टा भी पूछ देता है। इसको कंपोज किया है वाल्टर डेलामेयर, जो चिल्ड्रन पोएट थे, और आप सभी जान लीजिए 1873 में जन्म लिए थे, 1956 में मरे थे। साथ ही इस कविता में उन लेडी के लिए, उस लेडी के लिए रोते हैं, बिलखते हैं फूट फूट करके, जिनसे इनका लगाव था, जिन्हें वो बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। मर गई है कब्र में समाई, ग्रेव में यानी ग्रेवयार्ड में। तो यहाँ पड़ी हुई एक खूबसूरत नारी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी, यहीं पर कदम हल्के हल्के बढ़ाकर चलती थी, मेरी हृदय थी, यानी मैं उससे बहुत लगाव रखा था। आज वो पड़ी है ग्रेवयार्ड में। पूछे कहाँ पड़ी है? ग्रेवयार्ड में। कौन पड़ी है? ब्यूटीफुल लेडी, है ना। वो कहते हैं ब्यूटी जो होता है परमानेंट नहीं होता, सुंदर कितना भी कोई हो परमानेंट नहीं होता, वो तो गायब हो जाता है, वेनिसेस हो जाती है, पासेस हो जाती, गुजर जाती है। परंतु सुंदरी ही बड़ी बिरले, मुश्किल से ही किसी किसी को मिलती है। खास करके पश्चिम देश में ऐसी खूबसूरत नारी नहीं, जैसे कि कवि कहते हैं कि वो पड़ी है खूबसूरत नारी, वैसे दूसरी कोई हुई ही नहीं हो। यानी शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री डेट वॉज एवर बॉर्न। कभी भी जन्मी हो, पैदा हुई हो, है ना, उन सब में खूबसूरत नारी वही थी, वो पश्चिम देश की नारी। कभी अंत में कहते हैं हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स मरना, जब मैं मर जाऊं रे, भला उसे याद भी कौन करेगा, पश्चिम देश की उस नारी को, राइट ना। ये मुख्य बिंदु हैं। अब आपको बनेगा वाल्टर डेलामेयर कंपोज किया कौन सी कविता को? आप जानते हैं कंप्यूटर जी जब इंक देते हैं हम आपको बताते हैं, एन एपिटाफ। एपिटाफ नहीं, एपिटाफ। वाल्टर डेलामेयर जन्म लिए थे और मरे थे। कभी कभी सीधे जन्म पूछ देगा 1873 देना,
मरे तो 1956 देना। दोनों हमने साथ में रटवाने का काम किया देने का, ताकि आपको एक ही में दोनों आंसर तैयार हो जाए। वाटर डिलामेयर विप्स बिटरली, वाटर डिलामेयर फूट फूट कर रोते हैं, किसके लिए? लेडी के लिए, है ना, अपने पड़ोसी के लिए नहीं, है ना, उसी लेडी के लिए जो कब्र में समा जाती है, मर जाती है, ब्यूटीफुल लेडी है वो, ठीक ना, सी। तो आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जी, शी लेडी, नॉट नेवर, पड़ोसी के लिए नहीं, बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, इनकी थी गर्लफ्रेंड यानी कि लेडी थी, वेल धन के लिए नहीं। वाटर डिलामेयर क्या कौन सी फेमस थे? चिल्ड्रंस पोएट थे, ये वार पोएट नहीं थे, रोमांटिक नहीं थे, नेचर नहीं थे, चिल्ड्रंस पोएट थे। अब आइए, हु इज लाइंग इन द ग्रेव, कब्र में कौन पड़ी है, कौन समाई हुई है? तो ब्यूटीफुल लेडी ना, हाँ। अब बोलेगा ब्यूटीफुल लेडी कहाँ पड़ी है? तो ग्रेव में। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देता है, धीरे से ध्यान रखना है, पॉइंट्स पर नजर बना के रखना है ना। आइए, इस पर ध्यान रखिए, ग्रेव या ग्रेवयार्ड। व्हाट इज नॉट परमानेंट बट रेयर इन द वर्ल्ड, कौन चीज परमानेंट नहीं होता, अस्थाई नहीं होता, लेकिन बड़ी मुश्किल से होता, वही सुंदर यानी सुंदरी, है ना। अब आइए, जैसे ब्यूटी, सुंदरता भले ढल जाएगी लेकिन बड़ी मुश्किल से ही होती है, ठीक ना। और किसी ब्यूटी या ब्यूटीफुल में आकर्षण तो होता है ना, अपनी ओर खींचती है, राइट ना। जॉन किट्स ने कहा था ना, ए ब्यूटी ऑफ थिंग इज जॉय फॉर एवर, ठीक ना। आगे आइए, हु इज आई इन द पोएम, इस कविता में आई शब्द किसके लिए है? तो कवि के लिए, यानी कवि खुद कहते हैं, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जब मैं मर जाऊं, हो सकता कवि ने हो तो कवि का नाम रहेगा, वाल्टर डिलामेयर, ये सब ध्यान रखना है। एन एपिटाफ एक कैसा काम है? इनस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, गुंबज पर में, कब्र पर में, समाधि पर लिखी हुई स्मृति लेख, यानी डेड बॉडी के मरने के बाद उसके ख्याल में, मेमोरी में लिखे जाते हैं, उसी को कहते हैं एन एपिटाफ। अब इसी को यहाँ पर खाली कर देगा, मान लो डॉट 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 डॉट, इसको उधर ले गया, इनस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इज कॉल्ड एन एपिटाफ। ये याद रखनी है, इसे घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कहते हैं कि जा नहीं लड़ा, अरे लड़ा, ठीक से देखो, क्यों नहीं पढ़ा जो नहीं लड़ा? इन विच कंट्री सच ब्यूटीफुल लेडी वाज नेवर बॉर्न, कैसे देश में ऐसी नारी कभी पैदा नहीं हुई थी? तो वेस्ट कंट्री में। कभी ने वेस्ट कंट्री की चर्चा किया, ईस्ट का नहीं, साउथ का नहीं। आप आ जाओ, इसमें मारो, ठीक है। कंप्यूटर जी थोड़ा गहरा इंक दीजिए। या व्हाट वेनिसेस और पासेस बट रेयर इन द वर्ल्ड, फिर वही क्वेश्चन पीछे वाली आई है, कौन सी दुनिया में गुजर जाती है, गायब हो जाती है, लेकिन मुश्किल से होती है? वही सुंदर यानी सुंदरी, ठीक है ना। आगे, सुंदरता, ब्यूटी, ये ब्यूटी है जी, ले लो पचा लो। एक बार थोड़ा रिवाइज इसलिए करा दिया, जो टाइम है घर पर याद करोगे उससे जल्दी याद होगा, सुन करके देख करके, ठीक है। एक बार अंतिम में पेपर बनाना, चले जाना। अब ये सब लाइन है, ऐसे से एक लाइन दे देता है और कहता किस कविता से लिया गया या किस कवि के द्वारा रचना किया गया। तो कविता में कविता का नाम याद रखना और कवि का, मैचिंग टेस्ट में भी काम देगा। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, पकड़ा जाएगा सबसे सुंदर नारी वही थी। या ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है, गायब हो जाती है। या सच लेडीज रेयर इन द वेस्ट कंट्री, ऐसे ही लेडी बड़ी मुश्किल से होती है। या यहीं पर आपको दे दे क्या, मान लो एक और हम दे देते हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां पड़ी है खूबसूरत नारी। या लाइट अप स्टेप एंड हार्ट वासी, हल्के हल्के कदम उठाकर कहीं चलती थी, आज अंतिम समय यही बिताई, लेकिन मेरे दिल में बास करती थी, दिल में वो रहती थी, मैं उससे बहुत लगाव रखा था। ओ है ना, ये सब लाइन में से कोई दे देगा। एक्सप्रेशन किस कविता से ली गई? तो पोएम में एन एपिटाफ। कवि का नाम पोत दे, वाल्टर डिलामेयर। एकदम याद रखो, झटाझट बंधो, टेक्निकल है क्वेश्चन। आप आ जाओ, ए में आंसर हुआ। कंप्यूटर जी थोड़े रेड इंक, स्नेक से नहीं, सोल्जर से नहीं, फालतू छिपा मनन नहीं करनी, टू द पॉइंट को भी देखने हैं।
टाइम कम है। आगे कौन बोलता है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कि जब मैं मर जाऊं तुझे याद भी कौन करेगा रे, है ना। ये कवि कहते हैं कि मैं जिंदा हूं तो याद तो कर रहा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा भले याद भी कौन करेगा पश्चिम देश की इस नारी को। तो हु सेज, कवि कहते हैं खुद। इसीलिए कवि में मारना, कवि के पड़ोसी में नहीं या लेडी में नहीं, लेडी तो अंदर पड़ी हुई है। हु विल रिमेंबर, फिर इसी काट के दिया, देखते हो ना। हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम, किस कविता से ली गई? एक ही चीज को घुमा घुमा के दे रहा है। अरे भैया किस कविता से ली गई बोलिए? अरे एन एपिटाफ से ली गई। अब आ जाइए 13 एन एपिटाफ ए। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि नो बडी विल, अभी तो देखे थे, रिमेंबर, कोई इसको याद नहीं करेगा आफ्टर ही डेथ, उनके मृत्यु के बाद, यानी रिमेंबर। देखो कितना बढ़िया बन रहा है, इसमें समाहित है सभी ढंग के क्वेश्चन, है ना। अब देखो ये लाइन दे देगा, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, किस कविता से ली गई था? एन एपिटाफ से। कवि इसकी कौर है तो वाल्टर डिलामेयर, लेकिन यहां पर कह रहा हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, कौन हल्के कदम वाली थी और दिल में रहने वाली थी, दिल रुबा थी? तो ये तो थी ब्यूटीफुल लेडी, ना अगली लेडी और ना पिछली लेडी, ना ओल्ड लेडी ना मैड लेडी, लेडी में भी ब्यूटीफुल लेडी। आगे वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ, जिंदगी में अमानवीय हालात जो होते हैं उसको बताते हैं कि आज मानवता नाम की चीज बहुत कम रह गई है। इन ह्यूमन कंडीशन चारों ओर हैं, इसके प्रति हमें अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं। तो आइए इन ह्यूमन कंडीशन पूछ भी दिया है क्वेश्चन। ये अपने सेट में जो आप बनाते हो ना, इसमें आपको लगभग क्वेश्चन बनी हुई, पूछी हुई या मॉडल क्वेश्चन सब समाया हुआ है। जब मॉडल अलग अलग करोगे देखोगे तो लगे ये सब तो बना हुआ है। इसलिए मैं लेसन वाइज अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाया था। आइए द लाइन्स आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन जो है कि मेरा सोचना है कि सबसे सुंदर नारी वही थी, ये किस कविता से? इज फ्रॉम या हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है या है, इस किस कविता से है? एन एपिटाफ से। आ जाओ आ जाओ, देखो खाली जगह कर दिया, इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, इतना देखा एपिटाफ होगा, एपिटाफ पर में ही लिख होती है, या इधर देता एन एपिटाफ इज, तो आंसर ये हो जाता। तो इसमें क्या होगा? डेड बॉडी के मेमोरी में जो लिखे जाते हैं उसी को ना हम कहते हैं एन एपिटाफ। क्या कहते हैं? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ को हम लोग ले रहे हैं बाबू इसके क्रम में, ठीक ना, राइट। तो आइए एन एपिटाफ, बड़ी संवेदनशील बोर्ड है, एक मक्खी भी बैठ करके डंक मारती है तो बोर्ड रुक जाता है, ठीक ना, स्क्रीन टच है ना। आइए 19 है, वेयर डज द लेडी लाई, वो लेडी कहाँ पड़ी है भैया? तो ग्रेव यार्ड में, ग्रेव में, है ना। तो ये देखो लेडी पड़ी हुई है ना, कहाँ पड़ी है? लाई की हुई है, तो ग्रेव में या ग्रेव यार्ड में, हाँ भी दे इतना भी, तो भी कब्र, आइए कब्रगाह, लेकिन बेड पर या पार्क में या होटल में नहीं। इन्हें कहोगे सर फलना जगह मॉडल क्वेश्चन के आंसर में दे दिया पार्क में, पार्क में नहीं, होटल में नहीं, बेड में नहीं, वो तो ग्रेव यार्ड में पड़ी थी। इन लाई में लेटना तो पार्क में लेटेगा लोग ना, बेड पर लेटेगा ना, होटल में ना, है ना। आइए आंसर्स को देखिए, एक चरण और चलेंगे तब आज की चरण पूरी होगी, यानी 3 लेसन 1 डे हम लोग लेते हैं, ताकि 3 दिन में लगभग कविता खत्म हो जाएगी। 3 3 6 होने जा रहे हैं, 4 और एक साथ ले लेंगे 10 हो जाएगा। तो हम प्रोज में इसी तरह ऑपरेशन कर देंगे, और एक आध दिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब के 40 क्वेश्चन यदि बन जाते हैं, 35-36 भी, ग्रामर में आपको हल्का ही बनाना पड़ेगा, सभी चैप्टर से बनाने नहीं है, मैं टेक्निक सिखाऊंगा। अरे 60-70 क्वेश्चन बन जाए बम बम, उसमें बनाना है 50 ना, क्यों चिंता करते हो? हम कुछ ही चैप्टर को छांट कर फोकस करेंगे, बस आ रहे हो दिन, आपके फिर से रिवीजन हो जाएंगे और डिवीजन पूरे हो जाएंगे। लॉन्ग शॉर्ट भी हम समझाएंगे, वादा किए हैं, हटते नहीं हैं। बस टेक्निकल स्टाफ या छुट्टियां कभी पड़ जाती है तो
तो दिक्कतें होती है, घबराइएगा नहीं। आगे हम लोग चलते हैं लेसन नेक्स्ट, सोल्जर। ये सोल्जर है कौन? अरे भैया ये सोल्जर रूपर्ट ब्रुक के द्वारा कंपोज की गई कविता है, ठीक ना। ये सोल्जर 14 पंक्ति कविता, और 14 पंक्ति कविता को सोनेट कहते हैं। ये इंग्लैंड के कवि हैं और इंग्लैंड की ही प्रशंसा करते बात बात में कि इंग्लैंड उन्हें मैच्योर बनाया। इंग्लैंड के धूल मिट्टी से बने हुए हैं उनका शरीर, इंग्लैंड में ही पले बढ़े हैं। इंग्लैंड ने उनको सब कुछ दिया, प्यार करने के लिए फूल दिया, चलने के लिए रास्ते दिया, नहाने धोने के लिए नदियाँ दिया, सूर्य का आशीर्वाद हो पाया। इंग्लैंड को डायरेक्ट रूप से 4 बार कविता में प्रस्तुत किया गया है, 4 बार वर्ड को, लेकिन 2 बार इंग्लिश हेवन और इंग्लिश एयर लिया गया, जो इंग्लैंड की हवा और इंग्लैंड स्वर्ग जैसा बन जाएगा। कुल मिलाकर 6 बार रिपीट किया है इंग्लैंड के सेंस को काउंट करने के लिए कहता, तब न 4, इसलिए 6 मारोगे। और साथ ही साथ ये कैसी कविता है और कैसे कवि हैं, वार पोएट हैं, और वार पोएट जो लिखते हैं वो कविता वार पोएम के नाम से जानी जाती है। 14 पंक्ति की चुकी है, इसे सोनेट भी कहते हैं। आइए अब इसमें से 1-2 लाइन बीच बीच से पूछेगा, लाइन तो पढ़ाए हुए हैं, फिर भी आप देखते रहिए। द सोल्जर की रचना किसके द्वारा? कंप्यूटर जी, सोल्जर की रचना यदि की गई तो रूपर्ट ब्रुक के द्वारा। अब इसको उल्टा करके पूछ दिया, हु कंपोज या रोट कर दे, किसने लिखा या रचना किया सोल्जर को, तो भी हम लोग आते हैं रूपर्ट ब्रुक। क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछता है, जवाब वहीं पर होगा। बुक नहीं है ब्रुक। द सोल्जर कैसी कविता? लॉन्ग पोएम? जी नहीं, वार पोएम है या सोनेट है, बस धड़ाक से ले लोगे, है ना। सोनेट माने 14 पंक्ति कविता है, ये दे दे तो ये मारोगे, और नहीं तो फिर सोनेट नहीं देता है तो वार पोएम है। एलिजी शोक गीत नहीं है, नेचर पोएम नहीं, सटार व्यंग गीत नहीं, लव पोएम नहीं। सोनेट कितने पंक्ति की होती है अभी मैंने बताया है, इसलिए मेन पॉइंट को याद रखो, मेन थीम को याद रखो मेरे बच्चे। 8 लाइन के जो होते हैं उसको ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइन के जो होते हैं सेंटेंसेस के ग्रुप्स, समझे ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टेट। 4 लाइन के होते हैं क्वार्टेंस, चौपाई, और 2 लाइन के होते हैं दोहा, कॉपलेट। लेकिन यहां पर तो 14 लाइन की है सोनेट। 4 5वां क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रुक कैसन कविता है, कैसन कवि हैं? कवि हैं वो वार पोएट हैं, ठीक ना, वीर रस के कवि हैं। अब कविता के लाइन बीच में आएंगे, घबराना नहीं है, समझाते हैं। ये कहते हैं, इफ आई डाई, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का भाग कहां पर हो? यदि मैं विदेश में मरूं और वहीं पर दफना दिया जाए, गाड़ दिया जाए, तो सोचना ये मनुष्य ओ जमीन का टुकड़ा जो है सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कभी देशभक्ति की भावना को दर्शाते हैं, पैट्रियटिज्म की भावना को दिखाते हैं। पैट्रियट थे वो, इंग्लैंड के लिए, अपने देश के लिए बड़ाई करते थे, और देश की बड़ाई नामक आए तो मात्र रूपर्ट ब्रुक की बात होगी। आगे आइए, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ऐसा धूल मिट्टी से बना हुआ शरीर जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ऑनली, ये लाइन रहे तो भी, या ही रहे हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया, या इज फ्रॉम है, लिया गया है। किससे भाई? ये सोल्जर से। अब बाय कर देगा तो रूपर्ट ब्रुक। तो आप देखो, जितना पूछे उतना ही जवाब ऑब्जेक्टिव में देना है। केवल फ्रॉम पूछे तो द सोल्जर, अब बाय पूछे तो रूपर्ट ब्रुक। अब रूपर्ट ब्रुक की बॉडी जो है कहाँ की मिट्टी धूल से बनी हुई है? डस्ट ऑफ इंग्लैंड, नॉट जापान, नॉट इंडिया, नॉट पाकिस्तान। आप तो ले रहे हो कहाँ? इंग्लैंड की चर्चा किया है। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड, कितने बार इंग्लैंड? केवल आपको रिपीटेड कहता, कितने बार रिपीट किया गया? तब तो केवल 4 बार, लेकिन यहाँ पर सेंस 4 + 2, 5 नहीं, 3 नहीं। आगे आओ, 6 टाइम्स इंग्लैंड का कितने बार सोल्जर में किया गया है चर्चा, रिपीट? तो सेंस को मिलाकर 6 टाइम, 2 तो होगा नहीं, 4 तब होता, सिर्फ काउंटेड करने के लिए कहा था तब, राइट ना। इफ ही डाइज इन फॉरेन या अब्रोड, यदि विदेश में मर जाए, एंड हिज बॉडी इज ब्यूरिड देयर, वह बॉडी उनका वहीं गाड़ दिया जाए,
देन इट विल द प्लेस ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का भूमि हो जाएगा और किसी देश का नहीं होगा, क्योंकि जिसमें मेरा समाएगा, मेरा जाएगा, वो मेरा होगा ना। तो मैं इंग्लैंड का बॉडी है, इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक ना। ग्रेट सोच थी। आ गया ये 9वां, इंग्लैंड। इफ देयर इज नो क्वारलिंग इन एनी कंट्री, यदि किसी देश में झगड़ा ना हो तो वह देश स्वर्ग के समान, हेवन के समान बन जाएगा। वहीं पर कहे इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन माने वह इंग्लैंड देश जो है हेवन के समान बन जाएगा। इंग्लिश एयर माने इंग्लैंड की शुद्ध हवा को सांस में लेता हूँ, ब्रीदिंग करता हूँ, इसीलिए दोनों मिला करके आपका 6 हमने काउंट किया था, हेवन हो जाएगा। हेवन में स्वर्ग, ये हेल नहीं, हेल मन नरक या भार, गो टू हेल, भार में जाओ, जहन्नुम में जाओ, नो नो नो, हेवन। द पोएट रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस, कवि रूपर्ट ब्रुक प्रशंसा करते हैं किस देश की? अरे भाई इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लैंड की, इंग्लैंड से लगाव था उनको। आ जाओ। देयर इज आइडियलिस्टिक पैट्रिज्म, एक आइडियलिस्टिक पैट्रिज्म का मतलब होता है देशभक्ति की भावना है। किसमें? कविता में, एरिस्टॉप में 9, इको में 9, तो किसमें है भाई? बस सोल्जर में। सोल्जर, सोल्जर देख लो कितना अच्छा लग रहा होगा। अभी थोड़ी सी भार तो उठानी है ना। वर्चूज ऑफ ए ट्रू सोल्जर हैज बीन डिपिक्टेड, किसमें बताई गई है, वर्णन की गई है ट्रू सोल्जर के गुण को। वर्चू माने गुण, तो एन एपिटाफ में, सॉरी सोल्जर में, एन एपिटाफ में नहीं। और किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? तो आप जान रहे हैं, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा, है ना। रुडयार्ड किपलिंग में नहीं, डब्ल्यू बेट्स के द्वारा नहीं, तो आप रूपर्ट ब्रुक के द्वारा, बाय मने द्वारा। द रिचेस्ट डस्ट रेफर टू, ये सबसे धनी धूल से बनी हुई है। किसके? इंग्लैंड की बॉडी, कवि की बॉडी। वहां पर कवि के बॉडी को, सोल्जर की बॉडी को बताई गई, है ना। आ गया ये द पोएट्स बॉडी या द सोल्जर्स बॉडी, इसमें से कोई ऑप्शन रहे तो, हिज कंट्री नहीं। ये कहते हैं वह धूल संपन्न होगी, मिट्टी संपन्न होगी, जिसमें मेरा शरीर जाएगा वो साधारण नहीं होगा, संपन्न होगी। और उससे अधिक संपन्न धूल मिट्टी से बनी हुई हमारी शरीर इंग्लैंड की है। तो सोचिए, जब ये डस्ट की चर्चा हो, बॉडी की चर्चा हो, तो इंग्लैंड की चर्चा होगी। हिज कंट्री हैज गिवन हिम एंड, है ना, मैच्योर्ड, उनके देश ने उनको क्या दिया? जन्म दिया। और मेड मैच्योर्ड, और परिपक्व बनाया। कहा हमारे देश ने मुझको जन्म दिया, परिपक्व बनाया, चलने के लिए रास्ते दिया, प्यार करने के लिए फूल दिया, नहाने धोने के लिए नदियाँ दिया। इंग्लिश एयर को मैं सांस में लेता हूँ, इंग्लैंड की हवा को सांस में लेता हूँ। अरे मेरे देश ने क्या नहीं दिया? मैं उस रिसेस डस्ट से बना हुआ शरीर हूँ, उस धूल मिट्टी का पैदा हूँ। समझ जाइए, सारी बड़ाई किया किसने? कवि ने, रूपर्ट ब्रुक ने यहाँ बर्थ दिया। इंग्लैंड हैज गिवन हिम टू लव, इंग्लैंड प्यार करने के लिए उन्हें क्या दिया? फूल दिया। नहाने धोने के लिए क्या दिया? नदियां दिया। फ्रेश एयर क्या दिया? सांस लेने के लिए दिया। इट मीन्स यहां पूछ रहा लव के लिए क्या दिया? सनलाइट नो, फ्लावर्स यस यस यस, जल्दी से घस लो। हम लोग 3-3 लेसन की एक दिन में ले रहे हैं, तीनों को आप पचाते रहो, 2 दिन 3 दिन एक लेसन करके आराम से। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, देखो इंग्लिश हेवन है ना, यहाँ इंग्लिश हेवन का मतलब अंग्रेजी स्वर्ग नहीं, इंग्लैंड स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इंग्लैंड देश को फोकस किया। तो इन हार्ट एट पीस, यदि दिल में शांति हो, झगड़ा ना हो, जुनून ना हो झगड़ा का, तो उस देश में क्या होगी? स्वर्ग जैसा देश होगा, स्वर्ग की अनुभूति होगी। आइए, इस किस कविता में बात कही गई? तो आइए कंप्यूटर जी, आप सोल्जर को मार लो। देखो, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ वार, किससे कष्ट को बताया है कवि? इस कविता में वार के मिजरीज को, कष्ट को, दुख को। आइए 18 में वार ले चलिए, नेचर नहीं, वार। बस लास्ट ही है। द सोल्जर कैसी कविता है? तो अभी ऊपर में हम लोग बना चुके थे, वार पोएम है, या इसी को सोनेट भी कहते हैं। क्वेश्चन को काट के द्वारा हम दे दिए हैं,
ताकि दिक्कत ना हो। बोर्ड मॉडल में देता का तो अलग है, अलग कुछ नहीं है, बस अपने जितने क्वेश्चंस बना रहे हो उसी में एक आध काट के दे दिया है, इधर से उधर भाषा कर दिया है, ठीक से पॉइंट पकड़ोगे, बाहर नहीं जाता। द सोल्जर बिलोंग टू, सोल्जर कहाँ के रहने वाले थे? आप इतनी पढ़ लिए हो, इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, कहाँ से बनेगा? क्वेश्चंस तो फिक्स होते हैं, बस थोड़ा सा देखना है और आंसर शीट को देख करके। और फिर आज के लिए हम लोग विराम लेंगे, फिर 4 कविता फिर कल हो रही है। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, YouTube देखते रहिए, दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे लिए भी तो कुछ कीजिए, मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। धन्यवाद। बुलेटिन हुई समाप्त, फिर हम लोग मिलते हैं, लेते हैं ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक एंड ए कुमार सर समस्तीपुर को सर्च करके निःशुल्क क्लास YouTube पर करते रहिए परीक्षा तक, और YouTube से जुड़े रहिए। परीक्षा बाद भी हम कुछ स्पोकन के टिप्स या फिर कॉम्पिटिटिव के टिप्स देते रहेंगे, आप लगातार बने रह सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।